साथ स्काइप लिंक पर मौजूद हैं। आपके बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आमिर ज़िया साहब, हमारी तरजीहात क्या है? मॉनसून का सीजन आता है, हर साल कई इलाके बहा कर ले जाता है, खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं, शहर के शहर उसमें दरिया बुर्द हो जाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि जी देखेंगे अगले साल शायद कोई डैम वगैरह बन जाए। बनता बनता कुछ नहीं है, वही एक जो लारा लप्पा चल रहा है एक अरसे से 73 साल से, वही चले जा रहा है। तो हमारी प्रायोरिटीज क्या है सर? बिल्कुल आपने सही बात की कि हमारी मसला तरजीहात का है। मैंने कई जगह पे इस बात को कोट किया है कि एक हमारे कॉलमिस्ट हुआ करते तो उमर कुरैशी साहब जी, उन्होंने 1951 में एक मजमून लिखा था कराची की बारिशों पर अंग्रेजी जबान में, और उसमें जो उन्होंने कराची की मंजर कशी की थी उसको अगर आप उसमें सिर्फ महाजरीन का मसला निकाल दें तो बाकी वही मंजर कशी आज भी होती है, वही मंजरनामा होता है कि बिजली की तारें टूटी हैं, इलाके डूब चुके हैं, सड़कें गर्क हो गई हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं, और आबादियां जो हैं वो पूरी पूरी आप देखेंगे कि बाद जो है वो पाज़ेर आब आ जाती हैं। तो आप खुद जैसा आपने फरमाया कि 73 बरस हो गए और हम जो है निकासी आपका मसला जो है हल नहीं कर पा रहे। बहुत सारे सवालात हैं इसमें। मुझे याद है कि जो मेयर कराची है वसीम अख्तर साहब, वो तो एक बड़े बेबस से मेयर हैं। उन्होंने 22 जून को भी एक उसमें 22 जून को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 21 जून को उसमें उन्होंने कहा कि कराची में अर्बन फ्लडिंग होगी, पेश गोई की। और उनसे जब पूछा गया कि जनाब आप खुद क्यों इसके लिए कोई कुछ नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कुछ कर पा रहे, तो उनका कहना था उनके पास वसाइल नहीं है, और जो हमारे बरसाती नाले हैं उसमें कूड़ा करकट इतना डाल दिया गया है, उसको उसकी जिम्मेदारी है जो सूबाई हुकूमत के पास है। तो बात ये कि यहाँ पर आवे का आवा टेढ़ा है। आप मेयर से पूछेंगे वो सूबे की जिम्मेदारी करार देगा, सूबे के लोगों से पूछेंगे वो कहेंगे शहरियों में कोई है, शऊर नहीं है चीज़ों को चलाने का। तो भाई मसला तरजीहात का है, और तरजीहात को हमें रॉकेट साइंस नहीं चाहिए मसलों को हल करने के लिए। इसको तो बहुत इत्मीनान से हो सकता है, दुनिया के बड़े शहरों में हो चुका है कि आपको सिर्फ निकासी आपका जो है बंदोबस्त करना है। 73 बरस से नहीं कर सके तो इससे ज्यादा और किस बात की क्या काफी होगी कि हमारे हुक्मरानों की जो तरजीहात हैं वो एक तो गलत हैं, दूसरी अगर वो इसके ऊपर लिप सर्विस भी देते हैं तो उसके लिए अमली इक़दाम नहीं करते, पैसे लगाते हैं, कहाँ जाते हैं हमें नहीं पता जी। राइट, नज़ीर लगारी साहब की तरफ जाऊंगा। लगारी साहब, कोरोना का मामला आता है तो हमारे यहाँ कोरोना से नबर्द आजमा होने की बजाय आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। विफाक सिंध से लड़ रहा है, सिंध विफाक से लड़ रहा है, और इसी तरह से दीगर अगर मामलात आते हैं तो उसमें भी सिलसिला ऐसा ही है। और फिर सबसे बड़ा अलमिया ये कि आफत आए तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से आफत आई है, और अगर वो सही तरीके से गुजर जाए तो हम कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है हम इससे निकल गए। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह ने हमें अकल भी तो दी है ना सर, कि अगर आप प्लान करें, विजनरी होकर सोचें और क़यादत ब्रूटल डिसीजंस ले, तो आज हम ये मॉनसून का रोना ना रो रहे होते। आज कुछ डैम्स होते हमारे पास जिसमें हम पानी स्टोर कर पाते, हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम इतना अच्छा होता कि बिजली के मसाइल ना होते कराची भी और दूसरे शहरों में भी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारे पास प्लानिंग का बहुत बड़ा फुकदान रहा है। हम बहुत सी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सके हैं। जैसे आमिर ज़िया साहब कह रहे थे कि हम शहरों में नालों की सफाई नहीं कर सके हैं, ये एक ऐसा मामूल का काम होना चाहिए था कि जिसमें आप बाकायदगी से एक पूरा डिपार्टमेंट ये ऐसा होता है कि जो वहाँ से नालों की सफाई करता रहता, मगर हमने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं की और हमारी हुकूमतों ने इस पर कोई काम नहीं किया। अच्छा, फिर ये शहर की ओनरशिप लेनी चाहिए। आप भी जो भी रूल कर रहा है, जिसने भी गवर्न करना है, वो शहर की ओनरशिप तो लेना। मैं एक दफ़ा श्रीलंका में था, कोलंबो सिटी में, सारी रात बारिश हुई और मैं वहाँ होटल में लॉबी में जाकर सारी रात बारिश देखता रहा, और मेरा ये ख्याल था कि सुबह अखबारात देखूंगा भरे हुए होंगे, पूरा शहर डूब गया होगा, पूरे का पूरे शहर के अंदर जो है कश्तियाँ चल रही होंगी, क्योंकि इतनी मूसलाधार बारिश थी। इतनी मैंने ऐसी बारिश यहाँ कराची में भी नहीं देखी। जब सुबह हुई तो मुझे हैरत इस बात पर हुई है कि खबर वहाँ पर एक सिंगल कलमी खबर भी नहीं थी कि यहाँ शहर में बारिश भी हुई है। और फिर इस तरह से मैंने इतना शहर में निकले तो लगा था यहाँ तो बारिश ही नहीं हुई है। अगर श्रीलंका जैसा मुल्क जो है वो कोलंबो में बारिश को मैनेज कर सकता है, वहाँ पर उसके पास अगर निकासी आपका बंदोबस्त हो सकता है, तो कराची जैसे शहर को, जो कराची आपकी रीढ़ की हड्डी है मैशत में, हम उसकी ओनरशिप नहीं लेते। हमारी कोई भी आ जाए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, उसको सिर्फ ये निकलते हैं कि इस गाय से हम दूध निकालेंगे। अरे भाई, गाय को कुछ खिलाना भी तो है ना, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो बड़ा भाई खिलाएगा या छोटा भाई खिलाएगा और वो इसका हिसाब करेगा। एक और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ हमेशा इल प्लानिंग की गई है बहुत सी चीज़ों में, डैम्स में भी।
हमने बहुत गलत प्लानिंग्स की हैं और लगारी साहब कता कलामी की माजरत, इल प्लानिंग का लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो बतौर स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म मैं तो समझता हूँ प्लानिंग नाम की कोई चीज नहीं, आप इल प्लानिंग कहते हैं इसको। मतलब प्लानिंग कहां से प्लानिंग सर? अदरक की तरह शहर फैल रहा है, जहां से चाहते हैं आबादी बढ़ना शुरू हो जाती है। प्लानिंग कहां की प्लानिंग है सर? ये इल प्लानिंग भी हो तो कहीं से नजर तो आए ना कि इल प्लानिंग है। नहीं, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं है। इल प्लानिंग का मतलब है कि कोई प्लानिंग नहीं है और कोई उसकी किसी भी किस्म का कोई मंसूबा ऐसा नहीं है। इन डैम्स के सिलसिले में भी मैं अर्ज कर रहा था कि ये अगर चाहते तो कंट्रोवर्शियल चीजें ना बनती और जाकर वहां से डैम बनाते। आज आप भाषा की तरफ बात कर रहे हैं, आप पहले ही भाषा की तरफ चले जाते हैं। लेकिन मैं और बात करता हूं, आपको डैम की जरूरत क्यों पेश है? इसलिए कि आपने अपने 3 दरिया बेच दिए। पहले तो खुदा के वास्ते इस बात की तो इंक्वायरी करवाए ना कि 3 दरिया आपने क्यों बेचे? आपने कैसे मान लिया था जो आपका फिरोजपुर का हेडवर्क्स था कि वो इंडिया की ओनरशिप है? इंडिया ने आपका पानी बंद किया, आपसे लिखवा लिया कि जनाब ये हमारी मिल्कियत है, जबकि उनकी मिल्कियत नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ने पहले साल आपका पानी बंद किया और आपकी जो हुक्मरान अशराफिया थी, कैद आजम का इंतकाल हो चुका था, उसके बाद जो थे वो मामलात को नहीं संभाल सके और एक ऐसा आदमी भेजा आपाशी का सेक्रेटरी इंडिया से मुज़ाकरात करने के लिए जो क्रॉस फेलो था। इंडिया के तरफ से जो उनके साथ मुज़ाकरात कर रहा था, दोनों क्रॉस फेलो थे। उन्होंने कहा यार छो ना, कर लो ना कि तुम मान लो ना कि साडा हिस्सा इंडिया का ये हेडवर्क जो है फिरोजपुर। अच्छा जी मान लेंगे, कोई नहीं, ऐसी लिख देंगे। ओ भाई क्यों कर रहे हो? ये कौमों के मफादात का सौदा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, फिर यूजीन जो है वो 1949 से लेकर 1962 तक वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट रहा और उसका एक ही एजेंडा था कि वो पाकिस्तान के दरिया इंडिया के हाथों फरोख्त करे। कोई सिविलियन तैयार नहीं था और हुकूमतें भी इसीलिए बदलती रही। कभी कोई आ रहा है, कभी चौधरी मोहम्मद अली, कभी बोगरा, कभी जो है वो चंद्रीगढ़ आ रहा है, कभी सोहरवर्दी आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी फिरोज खानून आ रहा है। इसलिए आ रहे थे कि अमेरिका का दबाव था, वर्ल्ड बैंक का दबाव था कि जनाब आप अपने दरिया बेचें। इसी तरह से कश्मीर का मामला था। क्या हमारे साथ मजाक किया गया है? हमारे हुक्मरान अशराफिया ने किया था और यही हुक्मरान लगारी साहब बड़े मार्शल बड़े बने हुए थे, वो ये फैसले कर रहे थे कि कहां से हमने। वहां से तो साफ नजर आ रहा था जब ये लोग मुजाहिदीन पहुंच चुके थे श्रीनगर पर और बिल्कुल सामने श्रीनगर का एयरपोर्ट नजर आ रहा था और कहा कि नहीं वापस आ जाओ। लगारी साहब, और ये वापस लगारी साहब एक ने कहा कि दरिया बेच दिए गए। जिस तरह आपने कहा कश्मीर के मामले के ऊपर हम संजीदा नहीं थे, लेकिन संजीदगी हमारी डैम बनाने के ऊपर कब थी? आई मीन के जो पैसा अभी चंदे की सूरत में डैम के लिए आया वो किधर गया? यानी हर साल बाद हम यही सोच रहे होते हैं कि पानी स्टोरेज क्यों नहीं हो रहा। पानी अगर स्टोर हो जाता तो शायद हमारी नस्लों के लिए बेहतर होता है ना। हम पानी स्टोर कर पाते हैं। लैंडस्केप हमारा वैसे ही ऐसा है कि यहाँ आफत आनी ही आनी है, यहाँ सैलाब आने ही आने हैं। तो उससे निबरदाजमा होने के लिए आपको खुद कुछ प्लानिंग भी तो करनी है ना। वो क्यों नजर नहीं आती? कोई विजनरी बंदा पॉलिटिशियंस को दे लें या आमराना दौर में देख लें, हमें तो कहीं नजर नहीं आया। क्या हुआ यार? बल्कि नज़ीर लगारी साहब से दोबारा कनेक्ट करते हैं। मैं मलिहा की तरफ ये सवाल लेके जाता हूँ। मलिहा, अब इल प्लानिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया लगारी साहब ने और देखा जाए तो तरजीहात हमारी कतई बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, यानी बिल्कुल बरअक्स हैं। जिस तरह का हमारा लैंडस्केप है वो हमें पता है कि यहाँ पर तो होना ही होना है, यहाँ पर तो तूफान आने हैं या बारिशें होनी हैं, यहाँ पर सैलाब आने हैं। लेकिन अगर डैम नहीं बनेंगे, प्लानिंग नहीं होगी या पॉपुलेशन को किस तरह से आपने प्लान करना है, शहरों को किस तरह प्लान करना है वो नहीं होगा, तो फिर तो ये सूरत हाल बनेगी। मलिया जी बहुत शुक्रिया जमील। देखिए मसला ये है कि साल हर साल ये मसला इसलिए हल नहीं हो सका, भले आप दरियाओं की बात करें, भले आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या आप शहरों की प्रॉपर प्लानिंग की बात करें, उसकी वजह ये है कि हर शख्स जो भी हुकूमत में आता है और हर पॉलिटिकल पार्टी जो बरसरे इख्तिदार आती है वो महज अगले इलेक्शन का सोचती है कि हमें जिन लोगों ने फाइनेंस किया, स्पॉन्सर किया और हम पर पैसा लगा के जिन इंडिविजुअल्स ने हमें जीतने में मदद की ग्राउंड पर, हमने उनको कैसे नवाजना है, उनकी मर्जी के मुताबिक कैसे पॉलिटिकल भर्तियां करनी है, भले बेड़ा गर्क हो जाए आपके इदारों का। इसीलिए तो सरकारी इदारों को दीमक की तरह चाट गई आपकी पॉलिटिकल भर्तियां। सो कौन सोचता है ये बातें? ये तो वो सोचे जिसकी कोई आगे की प्लानिंग हो। अब सवाल ये है कि वजीर आजम इमरान खान साहब हुकूमत में आने से पहले भी बहुत बात किया करते थे कि मैं अवाम का सोचता हूँ, और अवाम में आज भी एक तासुब पाया जाता है कि इमरान खान हमारे सगे। अगर एक लीडर हमारा सगा और हमारा सोचता है तो वो इमरान खान।
लेकिन इमरान खान साहब के साथ भी मसला ये है कि उनके साथ जो लोग हैं, या तो उनमें विजन की कमी है, वो विजन नहीं शेयर करते जो इमरान खान साहब का है, या फिर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो वही खाता है तो खिलाता भी है कि कॉन्सेप्ट के तहत चल रहे हैं। तो ये तमाम बातें लगारी साहब ने भी बड़ा जबरदस्त तरीके से समराइज किया। ये बहुत जरूरी है, आप भी ठीक कह रहे हैं कि आने वाली जनरेशन के लिए आसानी हो वो फैसले करने चाहिए, लेकिन वो फैसले जमील वो करेगा जिसके नजदीक आने वाली जनरेशन, पाकिस्तान की फ्यूचर जनरेशन कोई एसेट होगी जिसकी नजर में, जिनके नजदीक सिर्फ उनका मौजूदा वोट बैंक ही उनका सब कुछ है, ओढ़ना बिछोड़ना, उनको क्या जरूरत है आगे का सोचने के लिए। तो लोकल गवर्नमेंट्स को एक्टिव करने की जरूरत है, उनको इफेक्टिव रोल प्ले करने की जरूरत है, और हर शख्स को जमील बात एक ही चीज पर आकर हर बात की तान टूटती है कि आप कितने ईमानदार, आपकी सिंसेरिटी क्या है इस मुल्क के साथ। जो शख्स इस मुल्क के साथ सिंसेर होगा वो अगली जनरेशन का सोचेगा। तो इमरान खान साहब अब एक मेहरबानी करें पूरी कौम पर कि जो की डिसीजन मेकिंग रोल्स हैं उस पे खुदा के लिए कोई ऐसे लोगों को लाकर बैठाएं कि जो पाकिस्तान की अवाम का ऐसे ही सोचते हैं जैसे अपने घर वालों का सोचते हैं। जब तक डिस्क्रिपेंसी खत्म ना हुई सोच की, तब तक कोई कुछ नहीं हो सकता। पॉइंट वेल टेकन। मैं जरा आमिर साहब की, तो आमिर ज़िया साहब, अब आपने तो पूरी जिंदगी गुजार दी इस दश्त की सयाही में, खासतौर पर रिपोर्टिंग करते हुए। मुझे ये बता दीजिए कि अब कराची को ही ले लेते हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर पॉपुलेशन के हिसाब से, दुनिया का 7वां नंबर, और इसको बीटा ग्लोबल सिटी रैंकिंग में 7th कंसीडर किया जाता है। उस शहर में जहां पर मईशत की नाक है हमारी दो शाहराएं, एक तो आपकी शाहरा फैसल हो गई और दूसरी आए चंद्रीगढ़ रोड हो गई। और अगर 2014 का हमारा रेवेन्यू वहां का देखा जाए तो $114 बिलियन था, और 2020 का देखा जाए तो $200 बिलियन प्लस था। उस शहर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और खुदा ना खास्ता कोई डिजास्टर हो जाता है या आतिशज़दगी का वाकया पेश आता है तो सिर्फ 2 स्नॉर्कल्स हैं इतनी बड़ी बिल्डिंग्स में आतिशज़दगी के वाकये पर काबू पाने के लिए। काबू क्या पाएंगे वो 2 स्नॉर्कल्स, काम ही कहां आएंगी, और उसमें से भी एक आध जंग आलूद हो चुकी होगी। ये तो सिचुएशन है। आई मीन कि डिजास्टर मैनेज, चले लैंडस्केप का मसला है, हमारे यहाँ आफत आती है, नागहानी आफत आए, सैलाब आए, या इसके अलावा और मसाइल पैदा हो, लेकिन उससे निबरदाजमा होने के लिए आपके पास कोई प्लानिंग, कोई डेवलपमेंट, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो उस चीज को हैंडल कर सके, वो तो हमें नजर नहीं आता। आमिर साहब, मेरे ख्याल में आपके जो है सवाल में जवाब भी है। 2 अलग अलग इश्यूज हैं। एक इशू तो है कि डैम्स की तामीर का जी, वो एक उसके लिए ज़रे कसीर चाहिए, लेकिन कराची में निकासी आपके लिए आपको मैनेजमेंट चाहिए, आपको सिंसेरिटी चाहिए और डिवोल्यूशन ऑफ पावर चाहिए। इस शहर में आपको पता ही है कि पिछले 12-13 बरस से कौन सी जो सियासी जमात है वो हुक्मरान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तमाम इख्तियारात हैं जी। अच्छा, उसमें यह भी समझने की बात है कि जब से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना है उस वक्त से कराची का 12,000 टन कूड़ा उठाना जो है वो एक मसला बन गया है। जो काम पहले बड़ा नॉर्मल तरीके से हुआ करता था, बात ये कि हमारे तो नालों की सफाई की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि अगर आप उसमें कूड़ा ना फेंकें और सॉलिड वेस्ट उठाकर उसकी सही जगह पर उसको तल्फ कर दें तो फिर आपके नाले साफ रहेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम ये कि आप 1 हफ्ता साफ करें, उसके बाद 2 हफ्ते के बाद फिर उसमें कूड़ा आ जाएगा, उसमें फिर लोग जो है डाल देंगे। क्यों डाल देंगे? उसकी वजह ही कि शहर के अंदर इतना बड़ा शहर, जैसे कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, दुनिया का 7वां बड़ा शहर, वहां पर कूड़ा उठाने की कोई कहते हैं ना वो नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। और ये सिस्टम किसने लिया? आप कहेंगे जी जरूरत बिल्कुल केएमसी को चलाना चाहिए, लेकिन केएमसी से तो वो ले लिया गया। आपने कहा जी वो कहते हैं इल प्लान बिल्डिंग्स बन रही है बहुत बड़ी बड़ी, तो फिर आप लोगों ने जो है हुकूमत सिंध ने जो है कहते हैं ना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया, कराची के इख्तियारात ले लिए, एक बहुत बड़ा इशू है। आपने हाई डेंसिटी बोर्ड बनाया, और हाई डेंसिटी बोर्ड बना के जहां जिन शाहराहों पे कहते हैं ना 500 गज का, 1000 गज का, 2000 गज का एक मकान था और 8-10 लोग रहा करते थे, आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, और उसकी पीछे गली में क्या सूरत हाल है हमारी इस पे नजर नहीं जाती। तो ये सारा का सारा मैं समझता हूँ इन प्लानिंग नहीं है, इसमें बददियानती भी है, इसमें करप्शन भी है, इसमें अवाम दुश्मनी भी है, इसमें वो भी है कि आप ओनरशिप नहीं लेते शहर की, जैसे लगाई साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, कोई ओनरशिप नहीं लेता। यहाँ पर मतलब है कि आप एमक्यूएम से पूछे, वो कहेगा जी, हालांकि एमक्यूएम को आप देखें कि शहर कराची ने सब कुछ दिया, और कहते हैं वोट दिए, नोट दिए, खालें दी, जाने दी, उसके बावजूद जाहिर है कि वो इस शहर के मसले हल नहीं करा सके। आप पीपल्स पार्टी से सवाल करें,
वो आए बाएं शाएं कर देंगे, तो सवाल ही कि आप किससे करेंगे। इमरान खान साहब ज़ाहिर है कि 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती शहर के लिए, कोई ज्यादा काम नहीं कर सकती। अगर जैसे उन्होंने एक बोर्ड बना के कोशिश कर रहे हैं करने की, तो उस पर हुकूमत सिंध को इतराज है। तो हमारी यहाँ हर चीज इतनी पेचीदा हो गई, हमारा सिस्टम इतना ज्यादा फ्लॉड हो गया है। मैं तो हमेशा से कहता हूँ, मैं रेडिकल आदमी हूँ, मैं कहता हूँ उसको रीसेट करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हम चल रहे हैं उसमें कोई भी जो है अवाम दोस्त इक़दाम आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो हुक्मरान शराफिया बैठी हुई है वो अपने खमीर के अंदर अवाम दुश्मन है। उसको सिर्फ एक चीज से सरोकार है कि किस तरह से इस शहर को, इस मुल्क को लूटा जाए, और जिसका जहाँ पे बस चलता है जमील साहब वो ये काम करके दिखा रहा है। तो भाई यही चले। मैं ये लगारी साहब, नहीं आपने बड़ा जबरदस्त बोला, काफी नहीं, आप बहुत जबरदस्त और बड़ा जबरदस्त समराइज किया इसको। लगारी साहब से मैं पूछ लेता हूँ, लगारी साहब, आमिर ज़िया साहब कहते हैं कि सिस्टम को रीसेट करने की जरूरत है, और जब सिस्टम रीसेट करने की बात आती है तो बड़े ब्रूटल डिसीजंस लेने होते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज निखर कर सामने आनी चाहिए, जिसने ये डिसीजंस लेने हैं वो डिसीजंस लेकर दिखाए। और फिर सबसे बड़ा अलमिया तो हमारे यहाँ करप्शन का है, चाहे वो फाइनेंशियल करप्शन हो, मॉरल हो, इंटेलेक्चुअल हो, करप्शन तो है, तो उससे नबरदाज़मा होना कितना मुश्किल काम है लगारी साहब। एक तो ये कि आमिर साहब तो बहुत ही हमारे बहुत अजीज दोस्त भी हैं, और उनका ब्रूटिलिटी का जो उनका कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा शदीद होता है, और लेकिन बात चीज़ें इसी तरह से करनी पड़ती हैं कि आपको कोई चीज़ें, कोई फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन टोटल इन राइट डायरेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्शन लेस फैसले करने लगें और हमारी कोई सहमत मुतय्यन ना हो। मुझे जिन जमातों के पास सिंध का रहा है इक़्तिदार, अब तो पीटीआई भी इस शहर की ओनरशिप का दावा कर सकती है कि सबसे ज़्यादा सीटें कौमी और सूबाई असम्बली की उसके पास हैं, और वो अपने भी फंड्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमने आज तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देखा कि जो पीटीआई के इनको 2 साल से कोई फंड्स मिल रहे होंगे, कोई पैसे मिल रहे होंगे, वो लग रहे होंगे यार शहर में पीपल्स पार्टी एलियन क्यों समझती है। हमारा उससे ये हमेशा सवाल रहता है, यार आप कराची को रूल करते हैं, आपने 70 में वोट लिए थे, 17 में से 9 सीटें पीपल्स पार्टी ने ली थी और 1 सीट जमात इस्लामी ने ली थी, लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा इस प्रोपेगेंडा का शिकार रही कि जी हम तो दूसरे नंबर पर पार्टी रहे हैं, जबकि वो 70 के इलेक्शन में स्वीप किया था उसने, और तमाम इलाकों से, सदर से, बंस रोड से, नाजमाबाद से और फैडल बी एरिया से और न्यू कराची से, तमाम इलाकों से जो है उसने इलेक्शन को जीता था। बहुत से उरंगी टाउन से और दीगर जगहों से, बल्दिया टाउन से बहुत सी उन्होंने सीटें ली थी, लेकिन पीपल्स पार्टी को भुट्टो साहब के दौर में बहुत कुछ हुआ। वो बना आपका अब्बासी शहीद हॉस्पिटल बना, और बिन कासिम पोर्ट बना, स्टील मिल लगा, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, और जो है वो इंडस्ट्रियल जोन बना, और उसके अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स थे। ये सारा कुछ हुआ। पीपल्स पार्टी के दीगर अदबार में जो है वो कि ऐसा मेजर प्रोजेक्ट सामने नहीं आया कि कहें कि जनाब ये वो मिसाल है। अभी मैंने सुना है कि जनाब कोई 200 बिस्तरों का नया अस्पताल बनाने के लिए कोई तजवीज़ आई है, पता नहीं वो किस तरह से बनेगा या क्या होगा, लेकिन तरजीहात का तयन होना चाहिए और उस पर अमल होना चाहिए। और ये खानापुरी, और हमारा ये शायद आमिर साहब इस पर भी बात करेंगे कि लैंड कंट्रोल की क्या सूरत हाल है। हमारी ज़मीन जो है कराची शहर की कहीं केडीए के पास है, कहीं केएमसी के पास है, कहीं कंटोनमेंट बोर्ड के पास है, कहीं कच्ची आबादी के पास है, कहीं पर बिल्कुल सही है जमीन जो है वो। लगारी साहब इस पे मैं आमिर साहब के पास भी आता हूँ, आपके पास भी आता हूँ, हमारे पास पूरा अभी टाइम है। पीजे मीर साहब से अभी हम कनेक्ट हो गए हैं डीएसएनजी पे, और क्योंकि इस पार्ट के अंदर हमने डिस्कस तरजीहात के मामले को करना है, तो एक सवाल उनसे मैं कर लेता हूं, उसके बाद फिर ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इन चीज़ों को दोबारा डिस्कस कर लेंगे। पीजे मीर साहब, हमारी तरजीहात क्या है? मॉनसून सीजन आ गया और हर दफ़ा यही होता है, अर्बन फ्लडिंग का मामला अपनी जगह पर है और बाकी इलाके खेत खलियान तबाह हो जाते हैं लोगों के, लेकिन हम डैम नहीं बना पाए। हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं सर? हमारी प्रायोरिटीज़ जमील एक ही है कि जब मैं पावर में आऊँ तो मेरे हर जगह ठप्पे लग जाएं, बैगों पे लग जाएं, दीवारों पे लग जाएं, बैनर्स लग जाएं और मेरा ही ठप्पा चले। हमने अभी जो लगारी साहब ने भी बात की है, देखें ये उन्होंने, ये भुट्टो साहब हो या नवाज शरीफ या इमरान या कोई, ये कोई आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे। इट इज़ देयर राइट, इट इज़ देयर ड्यूटी टू डिलीवर। हम देखते हैं जी किसी ने वो कर दिया, किसी ने वो कर दिया, हम इंडिविजुअलिज्म पे जाते हैं, नॉट एज अ सिस्टम।
किसी ने कर दिया, हम वो रेफरेंस आ गया, भाई इसने ये बना दिया, उसने ये बना दिया, उसने न्यूक्लियर कर दिया, उसने ये कर दिया। द क्वेश्चन अराइजेज, हम व्हाई आर वी गोइंग ऑन टू इंडिविजुअल्स? हमने देखना है जो भी गवर्नमेंट आए वो पीपल सेवी हो, पीपल फ्रेंडली हो और लोगों का काम करे। यहाँ इंडिविजुअल आप ले रहे हो कि वो आपके चर्चे चलते हैं, हर जगह जो जाता है अपना फटा नाम का लगा देता है, रोड खोलता है अपना फटा लगा देता है। यार मैंने बाहर तो इस तरह नहीं इतना देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इन कंपैरिजन टू व्हाट वी डू। हम तो ये नाली खोलते हैं, वो नाली के ऊपर अपना एक बैनर लग जाता है, ये नाली इस बंदे ने बनाई है। ये जो इंडिविजुअलिज्म है हमारे अंदर, ये जो आपने सवाल किया ना, दिस इंडिविजुअलिज्म हैज टू गो across the board. The opposition has to play a constructive role, not a destructive role. आपने बहुत destruction देख ली है, and because of your आप कह लो whether it's the government or the opposition, you lost a part. दस बात कही आपने कि अपोजिशन को अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ब्रेक का वक्त हो जाता है। ख्वातीन और हज़रात, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपोजिशन के रोल ही की बात हम कर लेते हैं। चार बड़े पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अपोजिशन गवर्नमेंट को हटाने की बात करती है, अपोजिशन कहती है हम इत्तेहादियों को तोड़कर अपने साथ मिला रहे हैं और गवर्नमेंट अब कहीं नहीं टिकने वाली। और अपोजिशन का अपना हाल ये है कि एक तरफ बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मिले तो एपीसी होगी, और शहबाज शरीफ साहब हैं कि वो गायब हैं, और फिर उनकी तरफ से वजाहतें आती हैं कि वही चेयर करेंगे एपीसी को। तो ये मामला तो यहाँ पर ही है। यहाँ कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, लेकिन यहाँ अपोजिशन आपस में मुतहद नहीं है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल्स एक दूसरे के लत्थे ले रहे हैं। इतने अलमिया की बात है कि अलमान अल हफीज। एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा हमारे।